हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। आज हम स्पाइन जो है, यहाँ नेक जो हमारा सिर है, सिर से जो नीचे पूरी जो वर्टिब्रा के बोन्स की जो लाइन दिखती है, वो लास्ट तक उसको स्पाइन बोलते हैं। उसके बारे में बात करेंगे। क्यों आज बात करेंगे? क्योंकि 16 अक्टूबर वो वर्ल्ड स्पाइन डे है। तो स्पाइन रिलेटेड जो भी तकलीफें है उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जो मैं मेरी प्रैक्टिस में स्पाइन रिलेटेड डिजीज में ज़्यादा यूज करता हूँ। तो पहले क्या होता था कि आफ्टर 50 ये पेशेंट्स हम एज के पेशेंट हमारे पास ज़्यादा आते थे। अभी तो ये देखा गया है कि यंग जनरेशन, इवन 25 साल 30 साल वाले को भी ये स्पाइन का प्रॉब्लम होने लगा है। क्या रीजन है? आपने बच्चों को देखा होगा स्कूल जाते वक्त कि बहुत उनकी बैग हैवी होती है और बैग पीछे लगा के चलते हैं। तो बच्चों में वो एक प्रॉब्लम हो गया है। मोस्ट कॉमन कॉज जो वो है कि हमारा पोस्चर, हम जैसे बैठते हैं कंप्यूटर के सामने या मोबाइल लेके, या तो जो लोग आगे झुक के काम करते हैं, तो ये सारी अपने गलत पोस्चर की वजह से यहाँ सर्वाइकल, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस, हो गया। तो ये ज़्यादातर अभी बढ़ गया है बिकॉज ऑफ मोबाइल यूज। एक और प्रॉब्लम है जो कॉमन है कि कुछ कभी भी आपको प्रीवियस इंजरी हुई हो, जैसे आप गिर गए हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो और उसकी वजह से बैक में इंजरी हुई हो, उसकी वजह से भी स्पाइन के डिजीज हमें दिखाई देते हैं। अभी हम ज़्यादातर एसी में बैठते हैं, सनलाइट लेते नहीं हैं, और आप कोई भी रिपोर्ट करवाओगे विटामिन D3 और कैल्शियम, तो सबका कैल्शियम और विटामिन डी लेवल हमेशा कम आता है। और फीमेल में भी मेनोपॉज के बाद कैल्शियम डेफिशिएंसी रहती है। तो कई बार कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से भी जो उसके बोन है वो अफेक्ट होते हैं, और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन कॉजेज थे। उसके अलावा डिलीवरी के बाद भी हमारे पास केसेस आते हैं। कई बार स्पाइन में इंजेक्शन लिया है सिजेरियन के वक्त, और उसकी वजह से भी बैकएक वगैरह रहता है। एक डिजीज है एंक्लोसिस स्पॉन्डिलोलाइसिस, मतलब वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें आपकी गर्दन है वो स्टीप हो जाएगी, पेशेंट आगे चलता रहेगा। तो उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करना रहेगा। ये ऑटो इम्यून डिजीज है। और मेंटल स्ट्रेस, कई बार आप स्ट्रेस में हो, उसकी वजह से भी आपके बैक के प्रॉब्लम रहते हैं। तो बहुत सारे कॉजेज है। और स्पाइन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हमें उसकी ज़्यादा केयर करनी चाहिए? क्योंकि स्पाइन के अंदर क्या क्या है, तो वर्टिब्रा जिसको वो बोन की बनी हुई है, उसके आसपास मसल्स है, टिश्यू है, और स्पाइन कॉर्ड जो ब्रेन से पूरा एक नीचे जाता हुआ एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ये सब एक स्पाइन बनता है। और वो हमारा पोस्चर, हम जो चलते हैं, हम मूवमेंट्स करते हैं, ये सब तो होता ही है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड की वजह से वहां से नर्व्स निकलती है, और वो पूरे बॉडी के, आप बोल सकते हो कि संचालन में मदद करता है। तो स्पाइन की केयर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो हम होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताएं, तो होम्योपैथिक दवाइयों के साथ मैं बोलता हूं कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करो। हमें कॉज ढूंढना है। हम जब भी पेशेंट देखते हैं तो एक डायग्नोसिस पे आते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम क्यों हुआ। सपोज कोई पुरानी इंजरी हुई हो, हिस्ट्री में हम देखते हैं कि एक इंजरी हुई है और उसके बाद उसको ये प्रॉब्लम रह गया है, तो हम आर्निका है या सिम्फाइटम है, इस तरह की मेडिसिन देते हैं। अगर आपका बहुत नीचे झुक के, कुछ लोग नीटिंग वगैरह काम करते हैं, राइटिंग वगैरह का काम करते हैं, और काफी देर तक वो नीचे झुक झुक के मोबाइल वगैरह देखते रहते हैं, उनके यहाँ के बोन अफेक्ट होते हैं। इसकी वजह से उनको सर्वाइकल में प्रॉब्लम होता है। पेशेंट आप देखोगे तो हमेशा यहाँ हाथ रखिएगा। और कई बार क्या होता है, अगर वो पेन ऊपर जाता है, सिर दर्द होता है, नेप ऑफ द नेक में पेन होता है, सिर में पेन होता है, चक्कर वगैरह आते हैं। कई पेशेंट में क्या होता है, अगर जो नर्व्स जिस साइड की अफेक्ट हुई हो, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस बोलते हैं, वहां एक झंझनाटी होगी, मतलब नमनेस, टिंगलिंग और पेन होगा। पेशेंट बोलेगा पेन यहाँ से
रेडिएट होके मेरे हाथों तक जाता है। ऐसे ही बैक में लंबर जो है, इसके 4 पार्ट हम मेडिकल में करते हैं। इसमें जो लंबर पार्ट है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो उसकी वजह से वहाँ से जो नर्व्स निकलती है, वो नर्व्स जिस साइड अफेक्ट हुआ हो वहाँ पेन होता है, जिसको हम साइटिका बोलते हैं। साइटिका कई बार एक साइड जाता है, कभी बार दोनों पैर में जाता है। सेम यहाँ हाथों में जैसे दर्द होता है उस तरह से ही वहाँ पेन होता है। और साइटिका के पेशेंट काफ़ी कॉमन है, बढ़ गए हैं। कई बार कुछ लोग कोई चीज़ उठाई हो, भारी चीज़ उठाई हो, उसकी वजह से भी कभी स्प्रेन आ गया है, उसके बाद भी पेन रहता है। तो ऐसे केसेस में मैं रस्टॉक्स और रूटा मेडिसिन यूज़ करता हूँ। साइटिका की आप कॉमन दवाई देखोगे तो यहाँ अगर नर्व्स इन्वॉल्व है, तो जो नर्व्स पे इफेक्ट करने वाली मेडिसिन आपको सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए, जैसे कि हाइपरिकम। हाइपरिकम नर्व्स इंजरी की सबसे अच्छी दवाई है। उसके अलावा मैकफॉस, मैकफॉस में भी ऐसा है कि वो नर्व्स पे जो पेन होता है वहाँ अच्छे से काम करता है। मैंने इंजरी के मेडिसिन बताई, आर्निका और सिम्फाइटम। इसके अलावा आप देखोगे तो साइटिका की बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे कोलोसिन। अगर गुस्से के बाद आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, या तो मेनली उसमें ऐसा है, ये है एब्डोमिनल पेन की हम कॉमनली यूज करते हैं वो दवाई, लेकिन साइटिका में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। एक और दवाई वेलेरियना यूज करता हूँ। कई बार नेफेलियम करके एक मेडिसिन है, जेंथोजाइलम करके मेडिसिन है। आर्निका तो मैंने बताया आपको। इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ स्पाइन के डिजीज में यूज होता है। कई बार जो लंबर पंक्चर हुआ है डिलीवरी में, सिजेरियन सेक्शन में, तो वहाँ भी नर्व्स इंजरी होती है। तो हम हाइपरिकम, लीडमपाल इस तरह की दवाइयाँ सोच सकते हैं। तो क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो मेनली एक और बताऊं कि डिलीवरी के बाद बैकेट के प्रॉब्लम, स्पाइन के प्रॉब्लम, नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या तो एबॉर्शन हुआ हो, उसके बाद भी कई पेशेंट्स को बैक का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो उसमें काली कार्ब नाम की दवाई यूज होती है। नर्व्स वीकनेस में सबसे अच्छी दवाई है काली फॉस। आपको कैल्शियम के लिए कैलकेरिया फॉस, तो मैक फॉस, कैलकेरिया फॉस, काली फॉस, ये सारी दवाइयाँ, पिक्रिक एसिड है। एक और दवाई मैं बताने जा रहा हूँ, फॉस्फरिक एसिड, एसिड फॉस। वैसे ये सेक्सुअल कंप्लेन पे यूज करने वाली दवाई है, लेकिन कुछ बुक्स आप फाटक रेपर्टरी देखोगे तो उसमें जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की ओनली वन मेडिसिन है फॉस्फरिक एसिड। तो क्या करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो पहले सबसे पहले हिस्ट्री जरूरी है कि आपको ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। और मोस्ट कॉमन ये है कि आप एक्सरे करवाओ, और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो एमआरआई। एमआरआई में भी क्या देखना है कि जो स्पाइनल कॉर्ड जो निकलता है उसका रास्ता कई बार वो नैरो हो जाता है, और वो रास्ता नैरो हो जाने की वजह से उस पर प्रेशर आता है स्पाइनल कॉर्ड पे, तो उसमें से जो नर्व्स निकलती है वहाँ तकलीफ होती है। तो एमआरआई में जो डायमीटर है वो देखना बहुत जरूरी है। कई बार 5, 6, 7 mm का डायमीटर हो जाता है तो तकलीफ बढ़ जाती है। अब हम क्या करते हैं, दवाई तो देते हैं लेकिन पेशेंट को सही एडवाइस भी करते हैं। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब अपनी लाइफस्टाइल की वजह से होने वाला डिजीज है। तो उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है कि जिस वजह से हुआ है, अगर आपके पोस्चर गलत है, अगर आपका काम ऐसा है बहुत झुक के लिखना करना, तो उसको चेंज करना जरूरी है। आपका जो कंप्यूटर है उसको अच्छी हाइट पे रखो, और चेयर में जब भी बैठो तो आप पीछे टच करके बैठो। कई लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं और काम में उनको पता ही नहीं चलता है कि वो किस तरह से बैठते हैं। और मैंने बोला कि सबसे ज्यादा मेंटल स्ट्रेस बहुत अफेक्ट करता है, तो उसको आप दूर कीजिए। प्रॉपर स्टाइल में सोना रखिए। नींद का पोस्चर भी बहुत इम्पोर्टेंस है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो तो कैल्शियम लीजिए। और मैं कई बार मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप योगा करो, या तो फिजियोथेरेपी के पास जाओ। रेगुलर योगा, योगा में जो सूर्य नमस्कार है या कुछ ऐसे अच्छे आसन है जो बैक को स्ट्रेंथन करता है, वो करने से या फिजियोथेरेपी लेने से, हाँ, दवाई तो लेना ही है, कैल्शियम
D3 वगैरह भी लेना है, और साथ में आपको ये ध्यान भी रखना है कि ज़रूरत पड़े तो फिजियोथेरेपी के पास जाना है। कई बार क्या पेन इतना होता है तब तक हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं एडवाइस करते हैं। कई बार पेन सबसाइड होने के बाद पेशेंट को बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करो। तो ये सारी जानकारी थी स्पाइन के बारे में। और 16 जो है अक्टूबर, वो वर्ल्ड स्पाइन डे है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।